अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग से तबाही के बाद इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब को 4 दिहाइयों के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और शदीद बारिशों के बायस इस वक्त पंजाब में बहने वाले तीनों दरिया चनाब, रावी और सुतलज बिफरे हुए हैं, जिसके नतीजे में अब तक पंजाब के 1600 से ज्यादा देहात और कस्बे सैलाब की लपेट में आ चुके हैं, जिससे 14,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 20 अनवात रिपोर्ट की जा चुकी हैं। और इस वक्त भी तीनों दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और तशवीश की बात यह है कि जिन इलाकों में सैलाबी रेलों ने बड़ी तबाही मचाई है, वहां एक बार फिर बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। और महकमा मौसमियात ने 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज बारिशों का अलर्ट जारी करके अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। यानी इस वक्त दरियाओं में सैलाब से नारोवाल, वजीराबाद, सियालकोट और लाहौर समेत मुतअद्दिद शहर और सैकड़ों देहात सैलाब की लपेट में है। और अगर पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी रहता है तो मजीद कई शहर दरियाओं का मंजर पेश करेंगे, जिससे हुकूमत और इंतजामिया को मजीद चैलेंजेस का सामना होगा। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में अब तक 2,65,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि रेस्क्यू 1112 के मुताबिक उन्होंने 73,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा रेस्क्यू इदारों ने 4 लाख से ज्यादा मवेशी को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस हवाले से आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सियालकोट सेक्टर शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वजीराबाद और गुजरावाला का दौरा करके रिलीफ एंड रेस्क्यू की कार्रवाइयों का जायजा लिया। और पंजाब में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, उस पर हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बात हुई है। उन्होंने हमें बताया है कि लोगों की जान और माल और मवेशियों को बचाना हुकूमत की तरजीह है। बारिश के एक साथ 3-4 स्पेल्स और भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से संगीन चैलेंज का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि रेस्क्यू की गैर मामूली तैयारियों और अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए, जबकि बर वक्त सैलाबजदा इलाकों से मुतासरीन की मुंतकली से हज़ारों जानें बचा ली गई हैं। मरियम नवाज ने हमसे बात करते हुए ये भी कहा है कि मेरी वजारत आला का पहला सैलाब है। इससे सीखते हुए एनडीएमए, पीडीएमए और अपनी पूरी टीम को आइंदा सैलाब से बचने का प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज ने दावा किया है कि वो 1 साल के अंदर ऐसे इकदाम करेंगी कि अगर अगले साल सैलाब आए तो इससे उतनी तबाही ना हो और लोगों की जान और माल का नुकसान ना हो। नए डैम्स और रेजर्वॉयर्स बनाने समेत जो करना पड़ा करेंगे। अहम बात यह कि इस वक्त सबसे बड़ा सैलाबी रैला चिन्योट से गुजर रहा है, जहां पानी का बहाव 8,42,500 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इंतजामिया ने चिन्योट और झंग के शहर को बचाने के लिए रवाज ब्रिज के करीब शिगाफ डाल दिया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चिनाब में कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी शिद्दत में अगले 24 घंटों में कमी आने का इम्कान है। मगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। इसी तरह फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी रहने की तवक्को है। अहम बात यह कि इस वक्त पंजाब हुकूमत और इंतजामिया का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है और सैलाब को कुदरती आफत करार दिया जा रहा है। मगर सवाल यह है कि जब हमें इल्म है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत बन चुकी है, मुल्क में बारिशों में इजाफा मुतवक्को है और भारत भी पानी छोड़ सकता है, तो ऐसे में हमने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या लॉन्ग टर्म इकदाम किए हैं और क्या इस तबाही का सारा मलबा सिर्फ कुदरत पर डाला जा सकता है? क्योंकि पंजाब में सैलाब से जो तबाही सामने आ रही है, उसमें भी कुदरत के निज़ाम के साथ साथ हमारी अपनी मुजरिमाना कोताहियाँ भी सामने आ रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सियालकोट है, जहाँ ज़्यादा तबाही दरियाई सैलाब के बजाय ज़िले से गुजरने वाले 3 बड़े नालों पर तजावुज़ात और हाउसिंग सोसाइटी के क्याम की वजह से पेश आई है। इसी तरह लाहौर में भी सैलाब ने दरियाई रावी के किनारे कायम हाउसिंग सोसाइटी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और अब हुकूमती उज़रा भी इस तबाही की वजह नाजायज़ तामीरात और तजावुज़ात को करार देकर तजावुज़ात को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कह रही है कि जिन लोगों ने आबी रास्तों में अपने घर बना लिए हैं उनको हटाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता तारर कह रहे थे कि आबी गुज़रगाहों में अब तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कल कहा कि आइंदा दरियाओं के अंदर तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मगर सवाल ये कि पिछले कई सालों से रिवर बेड्स और दरिया के किनारे इन नाजायज़ तामीरात की इजाज़त क्यों दी गई, और अब ये जो तजावुज़ात और तामीरात हो चुकी हैं इनको हटाए तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या जिन लोगों ने ये नाजायज़ तामीरात की इजाज़त दी है उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हम इस प्रोग्राम में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ज्वाइन करेंगे, इसके अलावा एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो ज़मीनी सूरत हाल है सैलाब की वो क्या है, और उस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राना अंसर हमें ज्वाइन करेंगे जो कि गुजरावाला में मौजूद है, वजीराबाद हेड खानकी के ऊपर। इसके अलावा आरफा फिरोज़ हमें ज्वाइन करेंगे चिन्योट से, और अमीन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है भावलपुर से।
आरफा, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, जरा बताइएगा चिन्योट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना बड़ा सैलाबी रेला वहां से गुजर रहा है? देखिए, चिन्योट और जंग के दौरान इस टाइम जो दरियाए चनाब है वहाँ से सैलाबी रेला गुजर रहा है और ये तकरीबन जो हमें इंतज़ामिया ने बताया 8,55,000 क्यूसिक इसकी जो है वो स्केल पर है और इसमें 3 बजे के बाद फ़िलहाल जो है इसमें ना कमी आई है और ना इसमें इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल मुस्तहकम है और इंतज़ामिया के बकौल जो है इसमें अगले 24 घंटे में कमी आएगी और फिर उसके बाद रिलीफ का काम शुरू हो जाएगा चिन्योट में। लेकिन इससे तबाही जो है वो काफ़ी हुई है क्योंकि ये रेला जहाँ से गुजर रहा है उसके मज़ाफ़ात में गांव के जो देहाती इलाका है वो बहुत ज़्यादा है और जब देहाती इलाका है तो इसका मतलब है कि फसलें भी बहुत ज़्यादा हैं। बागात चिन्योट में बहुत हैं, इसके साथ साथ जो गन्ने की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कटाव का मरहला जो है वो शुरू होने वाला था लेकिन चूँकि सैलाब आ गया इसकी वजह से तबाह हो गई हैं सारी फसलें। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो यहाँ रिहायशी हैं, चूँकि 150 से 200 के अराउंड ये गाँव थे जो बिल्कुल इसके अतराफ़ बने हुए थे दरियाए चनाब के, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। 2 दिन पहले कुछ तो कुछ ने जो रिहायशी थे उन्होंने खुद ही इवैक्यूएशन शुरू कर दी थी, लेकिन जब ये सैलाब आया है और घरों में दाखिल हुए तो उसके बाद फिर रेस्क्यू का काम और फिर अपनी मदद आपके तहत भी जो रिहायशी हैं उन्होंने निकलने का काम जो शुरू किया। जंग और चिन्योट के बीच में जो रोड है, जंग चिन्योट रोड, इसमें मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। जो ट्रांसपोर्ट है वो आने जाने का सिलसिला जो है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि जो पानी है वो एक तरफ से होते हुए दूसरी तरफ जो है वो अब जा रहा है, क्रॉस से रोड जा रहा है, तो वो रोड भी जो है वो बंद कर दिया। तकरीबन 4 से 5 फुट पानी वहाँ है, अभी भी वहाँ पानी इस टाइम जो है वो मौजूद है लेकिन उस पानी में इजाफा नहीं हो रहा। ये है कि जो अपनी मदद आपके तहत अपनी जो फसलें हैं उनको बचाने का काम जो यहाँ लोग हैं वो बंद लगा कर रहे हैं। फिर अपनी जो रिलीफ का काम है वो इंतज़ामिया ने जो है वो शुरू तो कर दिया लेकिन अभी कुछ हद तक उसमें मज़ीद इजाफा होना चाहिए। लेकिन अब बात जो है ये है कि ये जो इवैक्यूएशन जो हुई है ये रहेंगे कहाँ, इनकी रिहाइश जो है वो कहाँ होगी, क्योंकि कल रात से भी हमने देखा है कि ख़वातीन और बच्चे बिल्कुल खुले आसमान तले वो बैठे हुए थे और उसी में ही वो रात को उन्होंने रात बिताई और अभी भी जो है वो यही हाल है। इंतज़ामिया की तरफ वो देख रहे हैं कि कब आखिर उनकी तरफ से रिलीफ का काम शुरू होगा, खाने पीने का काम जो वो कब वो रिलीफ उसके हिसाब से देंगे। तो अब इंतज़ामिया की तरफ है। महकमा मौसमात की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल और परसों भी यहाँ चिन्योट और जंग के इलाके में जो बारिश की पेशेंगोई की गई है। तो फ़िलहाल तो दरिया चनाब में जो एक जो दरिया है उसकी जो मुस्तहकम उसका जो है बहाव चल रहा है लेकिन उसमें इस बारिश की वजह से मुमकिन तौर पे इजाफा हो सकता है। अच्छा आरफा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। एक तो ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि लोगों को अभी तक कोई शेल्टर नहीं मिला है, इवैक्यूएट तो किया है लेकिन खुले आसमान तले वो रह रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम भी अब तक नहीं हुआ है। तो ये कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए तो बड़ी परेशानी है, अपना घर बार छोड़ के वो बाहर निकले, सड़कों पर बैठे हुए इस वक्त। देखिए, ये जो इलाका है तकरीबन ये 12 से 8 किलोमीटर इस दरियाए चनाब से लेकर इस रोड पर है जहाँ मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जामिया बाद रोड। लेकिन इसके बीच में ही जो है वो मुख्तलिफ गांव हैं, 4 से 5 गांव हैं जो इस 12 से जो 8 किलोमीटर का जो स्केल है इसके दरमियान वो इफ़ेक्टेड हुए हैं। तो बिल्कुल उन्होंने जो है खुद ही इवैक्यूएशन भी किया है लेकिन अब साथ में सिर्फ ये नहीं है कि वो ख़ुद उनके अहल खाना है या लोग हैं, उनके माल मवेशी भी है, उसको भी उन्होंने जो वो रेस्क्यू करना है। मवेशी हमने कुछ तो देखें कि उन्होंने 2 दिन से ही यहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी थी। काफ़ी तादाद में हमें मवेशी यहाँ से जंग की साइड पे जो वो ले जाते लोग नज़र आए हैं लेकिन उनकी जो नज़र है वो इंतज़ामिया पर ये है कि आखिर कब हमें शेल्टर जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादातर यहाँ कैंप्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी वो कम है, उनमें इजाफा होने की ज़रूरत है क्योंकि शेल्टर आपने देना और खाना उन्हें प्रोवाइड करना है क्योंकि अब रिलीफ का काम जो है वो शुरू होना है। जो नुकसान होना था वो तो उन्होंने सह लिया है लेकिन अब रिलीफ का काम शुरू हो रहा है और उसकी वजह से ही वो इंतज़ामिया की तरफ अब देख रहे हैं। सही है। राना सर, आप बताइएगा कि इस वक्त गुजरांवाला और उसके अतराफ में क्या सूरत हाल है? आज शहजाद देखें, जो सैलाबी रेले की बात अभी अरफा कर रहे थे वो 2-3 रोज़ पहले यहीं से गुजरा है, दरियाए चनाब हेड खादकी के मकाम से और कादराबाद के मकाम से। वो रेला तो गुजर चुका है, पानी की सतह अब नीचे आ गई है, लेकिन इस सैलाबी रेले की जो तबाही की दास्तानें हैं वो दरिया के दोनों तरफ के जो आबादियों वाले इलाके हैं वहाँ पर नज़र आते हैं। वज़ीराबाद में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, जो देहात ज़ेरे आब आए थे वहाँ से पानी निकल चुका है। सिर्फ सोहदरा वाली साइड है, वहाँ जो दरिया के बिल्कुल बेल्ट के करीब इलाके थे
वहाँ अभी पानी है, इंतजामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। आज हमने सारा दिन हेड कादराबाद के दूसरी तरफ हाफजाबाद के इलाकों में जाकर देखा तो वहाँ ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। मेरा ख्याल है 40 के करीब देहात होंगे जिनका अभी भी आपस में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। देहात जो हैं वो ज़ेरे आब हैं, लोग वहाँ पर परेशान हैं, बल्कि लोग पूरे जो गाँव हैं वो महसूर होकर रह गए हैं। जब वहाँ रास्ते नहीं हैं तो ज़ाहिर है उनके पास छोटी मोटी जो खाने पीने का स्टॉक था रोज़मर्रा का वो भी ख़त्म हो चुका है। लोगों ने बीमारियों से मुतल्लिक़ भी शिकायत की क्योंकि 2-3 रोज़ हो गए हैं मुसलसल पानी जमा हुआ है तो जिल्द की बीमारियाँ वहाँ पर फैल रही हैं। हाफजाबाद में दरिया जो है वो ओवरफ्लो हुआ था। ओवरफ्लो होकर तकरीबन 15 किलोमीटर तक दरिया से दूर जो रिहायशी आबादियाँ थी, देहात थी, उनको दरिया के सैलाबी रेले ने अपनी लपेट में लिया है। तो दरिया के साथ साथ हाफजाबाद के जो इलाके हैं उनमें हमने देखा है कि अभी तक लोग जो हैं वो एक महसूर की हैसियत से वहाँ पर हैं। लोग जो है सैलाब के पानी में इमदाद के भी मुंतज़िर हैं। जो रिलीफ कैंप हैं, हमारी इस बारे में इंतज़ामिया से बात हुई थी, कमिश्नर गुजरांवाला ने इस बारे में बताया कि रिलीफ कैंप पहले सेफ़ जो इलाके हैं वहाँ पर लगाए गए थे। अब जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है तो रिलीफ कैंप जो हैं वो मुतासरा इलाकों की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर इमदादी कामों को तेज़ किया जा सके। जी सही है। अमीन अब्बासी साहब, आप बताइएगा कि भावलपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और क्या ऑलरेडी इवैक्यूएशन का काम, लोगों को रेस्क्यू करने का काम वो शुरू हो चुका है? देखिए जी, भावलपुर रवि के 2 डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट भावलनगर और डिस्ट्रिक्ट भावलपुर गुज़श्ता 10 रोज से दरिया सतलुज के निचला जो सैलाब था उससे तबाह हो रहे थे। बहुत सी तकरीबन 4 तहसीलें भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो जिनके कच्चे के इलाके हैं उनमें निचले दर्जे के सैलाब में भी बहुत बड़ी तबाही फैली है और बहुत से घर जो है, हज़ारों एकड़ फसलें जो है वो दरिया बुर्द हो गई हैं। अब लोग जो है पहले तो क्योंकि घरों को छोड़ना नहीं चाहते थे, रेस्क्यू वाले जाते थे, पुलिस वाले जाते थे, ज़िले इंतज़ामिया ने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन अब क्योंकि पानी का बहुत ज़ोर है, बहुत बढ़ रहा है, जो निचले दर्जे का सैलाब था उसने तकरीबन 230 किलोमीटर के उसमें तबाही मचाई है। अब क्योंकि दरमियाना दर्जे का सैलाब आ रहा है, हेड इस्लाम से तकरीबन 1,18,000 क्यूसेक का रेला जो है वो भावलपुर तरफ हेड इस्लाम की तरफ जो रवां दवा है और इसने पूरे भावलपुर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके हेड पंजनद में जाना है। इवैक्यूएशन हुई है, लेकिन जो जिस तरह अब बड़ा सैलाबी दरमियाना सैलाबी रेला है, फिर 72 घंटों के बाद जो अब गंडा सिंह पे एक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जब वो इधर तो बहुत बड़ी, अल्लाह ना करे कि बहुत बड़ी तबाही का जो है इम्कान है। इस्लामिया अपने जो है के मुताबिक इंतजाम कर रही है। इन्होंने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन अब्बासी साहब, राना अंसर साहब और अरफा फरोज साहब। आपके इस हवाले से एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस पूरी सूरत हाल पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाब की जो सूरत हाल है और इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है, कौन से इलाके इस वक्त खतरा वहां पे ज़्यादा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़बान साहब। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि जो तीनों दरिया हैं उसमें इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और काफ़ी इलाके मुतासर हो चुके हैं, लेकिन अब ये जुनूब की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन से इलाके जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पर ख़तरा है? और ये भी बताइएगा कि सेंट्रल पंजाब के जो इलाके थे क्या अब उनको महफूज तस्वर किया जाए या वहां पर भी थ्रेट मौजूद है? साहब, खतरा तो नहीं टला। जो हमने इस दफा पानी का लेवल्स देखे हैं और जो फ्लड की सिचुएशन देखी है, तीनों दरिया और 3 नाले हैं जो इस सेंट्रल पंजाब से गुजरते हैं, तीनों की एवर हाईएस्ट पीक है और ये पहली दफा ऐसा हुआ कि तीनों इकट्ठे चल पड़े। तो अभी कुछ एरियाज तो हमने मैनेज कर लिए हैं, मसलन हमने रावी जो उनसे लाहौर से गुजर गया है, अब आगे चलता जाएगा। हर जगह पे चैलेंजेस है। आज तक जो 70-80,000 क्यूसेक्स आता था वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। कल 24 तकरीबन 18 घंटे ये 2,20,000 पे चला है। अब उसका लेवल डाउन हो गए हैं, तो लाहौर तो अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो गया है। अब अगले तमाम इलाके जो से हैं वहाँ से हमने काफ़ी इवैक्यूएशंस कर ली हैं, रेस्क्यूज़र अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल है, कोई अरेंजमेंट की कमी नहीं है, लेकिन स्टिल वहाँ पे ये पूरे आधे पंजाब से गुजरना है
इसी तरह जो चिनाब है, चिनाब मंडी बहाउद्दीन से गुजर गया है, कादराबाद से, बहुत चैलेंज रहा। डैम की कैपेसिटी 9 लाख है, 10.5 लाख उसमें से गुजरा ब्रीचेस के बावजूद। लेफ्ट बैंक है जो हाफिजाबाद वाली साइड है, उसका डूबने का खतरा बन गया। पूरी रात चीफ मिनिस्टर भी जागती रही, हम भी जागते रहे, पूरी टीम इकट्ठी लगी रही और सोर्सेज इकट्ठी करके हमने उसके बंद को बचाया। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है वहां से गुजर गया। अब आगे हमने कुछ ब्रिजेस किए हैं, रिवाज पुल पे किए हैं, आगे एक आधा और ब्रिजेस है, हेड त्रिमूव पे हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल्स क्या आते हैं। तो ये झांग का एरिया और आगे वाले जो एरियाज हैं इनमें चैलेंज है इस टाइम। पूरी टीम उधर मौजूद है, कमिश्नर, डीसी, आर्मी अथॉरिटीज सारे मिलके देख रहे हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हमारी जितनी तैयारी थी इंशाल्लाह इट विल। जो सतलुज है शहजाद साहब वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। सतलुज में अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पानी का जो लेवल है वो भी अनप्रेसिडेंट। वहाँ पे अभी तक 260 चलता रहा 1.5 दिन, तो हमारा ख्याल था गिरेगा, लेकिन जो इंडिया के पोंग और बाखड़ा है उधर से 1,60,000 का जो सिख उन्होंने रिलीज कर दिया। इस टाइम हम 340-45 पे चल रहे हैं। ये पानी का लेवल हमने, एक तो ये ऑलमोस्ट डेड रिवर है, इसमें पानी नहीं आता, लेकिन अब जिस लेवल पे ये चला गया 345 इस पे ये बह रहा है और ये बहुत हाई लेवल है और ये काफ़ी देर से इसी लेवल पे चल रहा है। तो ये फिर अब भावल नगर तक पूरे पंजाब के लिए ये भी चैलेंज रहेगा। बिहाड़ी है और पाकपतन और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारी हर घंटे के बाद एक इंटरनल डिस्कशंस हो जाती हैं, हम शेयरिंग हो जाती है इंफॉर्मेशन। टीम तो हमारी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह उसको मैनेज करेगी। तो जाहिद साहब ये बताइएगा कि इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ इलाकों में बारिश आज भी हुई है, सियालकोट में भी हुई है, जम्मू में मजीद बारिश हो रही है, तो क्या इस बात का भी इम्कान है कि इंडिया मजीद पानी छोड़ सकता है जिससे दोबारा इन तीनों दरियाओं में जो फ्लो है वो बढ़ेगा पानी का? जैसा बिल्कुल ये खतरा मौजूद है, इसकी तैयारी भी साथ साथ हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा हमें तो रिलीफ मिला है। एक लेवल नीचे गया है जिसमें थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हुई है, लेकिन ये मजीद पानी आने का पूरा खदशा है और शायद ये 1 महीने तक खदशा चले। जो पानी के लेवल्स हैं और जो ये रेनफॉल्स हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सियालकोट में 400 मिलीमीटर बारिश हुई चंद घंटों में, और उसका जो ड्रेन के 3 नाले हैं वो 3 नाले भी ओवरफ्लो हो गए जिनमें से ये पानी निकलना था जी। तो 2 दिन हमें लगे सियालकोट को क्लियर करने में। तो ये जो लेवल वाटर का जो बिहेवियर है ये एक्सप्लेनेबल नहीं है, एंड वी आर ऑल प्रिपेयर्ड कि ये शायद मजीद इस तरह के हमें चैलेंजेस आएंगे। सही। और जरा रिलीफ एंड रेस्क्यू के हवाले से बताइएगा, क्योंकि पीडीएमए के मुताबिक 1600 देहात और कस्बे ऐसे हैं जो कि इस सैलाब की लपेट में आए हैं। 14,60,000 अफराद जो है इससे मुतासर होंगे और तकरीबन 2.5 लाख जो अफराद हैं उनको रेस्क्यू भी किया जा चुका है। तो ये तकरीबन जो 14-14.5 लाख लोग हैं सबको रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ेगी। क्या सिचुएशन है इस हवाले से? तकरीबन 15 लाख तो बंदा हम अभी तक इवैक्यूएट कर चुके हैं या रेस्क्यू कर चुके हैं इन दोनों शेयर्स में। तो ये जैसे जैसे पानी आगे जाता जा रहा है, इस टाइम भी बहुत सारी जगहों पे इवैक्यूएशन हो रही है। सतलुज में जब लाख बड़ा है तो मजीद गाँव उसमें लपेट में आए हैं, तो इट्स क्वाइट अ चैलेंज। मतलब ये हर 2 घंटे के बाद एक नई सिचुएशन इमर्ज कर रही है जी। उसमें मुताबिक हम रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़्यादा एक बात करूंगा कि अब ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमें चिनाब की मैं मिसाल तो अगर दूँ तो 6 घंटे में 7 लाख क्यूसेक पानी ऐड हुआ। बिल्कुल उसकी प्रिपरेशन नहीं थी, हमारे नॉलेज में नहीं था कि ये पानी आ रहा है। जब रात को 7 बजे के बाद एकदम ये लेवल अलार्म रेज हुआ तो 11 बजे तक वो 1 लाख जो सुबह था 1.25 लाख 1.5 लाख था, रात को 9 लाख 10 लाख पे पहुंच गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी प्रिपरेशन इतनी थी कि वो जो रात को टाइम 5-6 लाख क्यूसेक ऐड हुआ उसमें भी हमने मैनेज किया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, कि हमने तमाम लोगों को रेस्क्यू किया। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी डेथ नहीं हुई जो हमारी किसी नेग्लिजेंस की वजह से हुई हो। रात का टाइम था, बहुत बड़ा फ्लो था, थोड़ी सी प्रिपरेशन में अगर कमी होती तो एक डिजास्टर आ सकता था, कोई गांव उड़ सकते थे, विलेजेस उड़ सकते थे जी। लेकिन टाइम इवैक्यूएशन करके अर्ली वार्निंग सिस्टम ने वर्क
इट वर्क वेरी वेल। सही है। और ये बताइएगा कि अब ये जब तीनों दरिया जाके दरिया सिंध से मिलेंगे पंजनत पे, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन एक्सपेक्ट की जा रही है, और उसके बाद जब ये मजीद डाउनस्ट्रीम जाएगा सिंध की तरफ तो वहाँ पे क्या आप लोगों की एस्टिमेशन है, कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, कितने नुकसानात हो सकते हैं? मेरी चीफ सेक्रेटरी सिंध से कई दफ़ा बात हो चुकी है, हम वो भी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि 1.1 मिलियन जो एक ब्रॉड सा व्यू है, जो मेरा ख्याल है शायद अब ज़्यादा हो जाए, अच्छा। वो फाइनल से आगे चलेगा। तो चैलेंज उधर अब बिल्कुल बनना मेरा ख्याल है ज़रूर बनेगा, और वो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। मेरा जो अपना ख्याल है वो ये है कि अभी तक हमारे जो एनालिसिस थे पानी के लेवल के बारे में, जो प्रिडिक्शंस थी, वो तमाम ब्रीच हो गई हैं, तमाम ब्रेक हो गई हैं। और ये जो चैलेंज है इसके बारे में जैसे जैसे मर्ज करता जा रहा है उसके मुताबिक उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सही। तो ये बताइएगा जाहिद साहब कि कितना बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं इस पूरी सैलाबी सूरत हाल में। एक तो आप कह रहे हैं कि एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, शायद 1 महीने तक ये सिलसिला जारी रहे बारिशों का और इंडिया के पानी छोड़ने का। तो 2022 में हमने देखा था मुल्क में बताया गया कि $30 अरब का नुकसान हुआ है। तो अब कितना बड़ा नुकसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं जाने तो हमने बहुत ज़्यादा बचा लिए हैं, लोगों के जो माल मवेशी हैं उनको भी महफूज बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो फसलें तबाह हुई हैं, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, जो इलाकों को नुकसान हुआ है, कितनी बड़ी तबाही हम देख रहे हैं? जैसा मैं ना एक बात जरूर ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि जो पिछले 1 साल में चीफ मिनिस्टर ने अपनी लीडरशिप में इंस्टीट्यूशनल काम किया है, उसने बहुत सारे नुकसान से हमें बचाया है। एक पैरा फोर्स बनाई गई जो इंक्रोचमेंट को डील करती है। आप लाहौर आए, मैंने आपको कहा कि आप किसी जगह पे जाएं, किसी शहर जाएं, फैसलाबाद, रावलपिंडी, किसी शहर में जाएं, लाहौर, तो देखेंगे इंक्रोचमेंट की क्या रिमूवल पे कितनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है। 1122 की बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, सेफ सिटीज बनाए गए, ड्रोन कैमरास को भी हमने यूज भी किया है, वो खरीदे गए, और ये बहुत सारा हमें हेल्प किया है रेस्क्यू में ड्रोन कैमरास ने। 911 क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल है जो हमें हेल्प कर रहे हैं, अभी भी हेल्प कर रहे हैं। उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिधर जिधर पानी आता जा रहा है वो मौके पे पहुंच रहे हैं। फिर सिविल डिफेंस है, और फिर डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तमाम लोग मेरिट पे लगे हुए हैं, एफिशिएंट लोग लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें जो आर्मी का रोल है मैं ज़रूर वो बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारा हेल्प हमें आर्मी से मिली, और ये भी अनप्रेसिडेंटेड थी कि हमारे लेटर लिखने से पहले आर्मी मूव हो चुकी थी तमाम जगहों पे जिधर ये रिस्क था। तो ये मिला के हमने बहुत सारा नुकसान, शहजाद साहब, कमिंग टू योर क्वेश्चन, बचा है। देखें अभी तक कोई मेजर विलेज, कोई मेजर टाउन हिट नहीं हुआ। अभी तक जो डैमेज है वो आइसोलेटेड जो हाउस होल्ड हैं, छोटे विलेजेस हैं, उनके हाउसिंग को हुआ है और टॉप को हुआ है। क्रॉप वाला भी अब अगर तो अल्लाह करे थोड़ा सा लेवल नीचे जाए तो पानी को रिसीड कर दे तो शायद कुछ क्रॉप बच भी जाए, लेकिन उसके लिए आज चीफ मिनिस्टर ने 2 कमेटियां बनाई हैं। एक उसमें जो फैक्ट शीट है उसकी कमेटी बनी है जो वो देखेगी और सर्वे का प्लान करना शुरू करने लगे हैं कि लोगों का क्या नुकसान हुआ है, ताकि उनको उनकी कंपनसेशन दी जा सके। जी। अच्छा, इसी में मेरा जाहिद साहब एक सवाल है, क्योंकि जब खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल थी, हम वहाँ पे भी लोगों से ये सवाल कर रहे थे कि ठीक है आप रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर रहे हैं, लोगों को खाना पीना अद्वियात भी दे रहे हैं, उनको आपने बड़ी तादाद में रेस्क्यू भी किया, आप भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब एक आफत आती है तो उससे नुकसान तो होगा, चाहे आप जितने भी अच्छे इंतजाम कर लें उससे नुकसान तो आपके होंगे, और फिर आप पैसा खर्च करेंगे रेस्क्यू में, रिलीफ में, फिर उनको रिहेबिलिटेट करने में। 2022 में भी हमने ये देखा। अब सवाल ये कि क्या जब हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये आफत शायद आइंदा भी आए, तो क्या हम कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि जितने बड़े पैमाने पे ये सैलाब तबाही करता है उसको हम प्रिवेंट करें? आज हमारी मरीम नवाज साहबा से बात भी हुई, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अपनी टीम को बता दिया है कि प्लानिंग करें इस हवाले से कि हम सैलाब की आफत से किस हद तक अपने नुकसानात को महदूद कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं 1 साल में हम ऐसे इकदाम लेंगे। तो क्या इस वक्त प्रपोजल्स डिस्कस हो रहे हैं कि प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? साहब इसमें 3 बातें हैं। एक तो अर्बन फ्लडिंग की बात हो रही है जिसका बहुत नुकसान होता है। 60 शहर जो से है वो हमने आइडेंटिफाई किए जिनमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं सिवर की। उसमें वसात बनी है, अभी 3 महीनों में ये वसात बनी है, वसा क्रिएट हुई है। उनके 400 बिलियन के तकरीबन सिवर का जो सिस्टम पूरा अपग्रेड करने के लिए PC1s हैं, ये फ्लड से पहले ही जमा हो चुके हैं।
उनमें से भी 20-25 अप्रूव भी हो चुके हैं। उसमें डीजी खान है, गुजरात है, सरगोदा, तमाम क्रिटिकल सिटीज है। एक तो पार्ट है अर्बन फ्लडिंग का, जिसको लार्ज स्केल लेवल पे 105 शहरों का प्लान पहले ही अप्रूव्ड है, उस पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ आ जाए तो रिवराइन फ्लडिंग है, उसमें 3 काम है। एक तो इंक्रोचमेंट रिमूवल है, एक टेस्ट रन हो गया है। इस फ्लड ने हमें एक रियल पिक्चर, एक पहले तो आप जितना सिस्टम है उसको कंप्यूटर्स पे सिमुलेशंस के थ्रू देखते थे, लेकिन अब तो ये पूरा टेस्ट हो गया सिस्टम। उसमें इंक्रोचमेंट रिमूवल इन रिवराइन एरियाज है, वो एक प्रोसेस है। दूसरा फिर क्रिएशन ऑफ, अभी हमने इस बजट में 30 बिलियन रखा है वाटर स्टोरेजेस के लिए, उस पर कल ही काम हो रहा था, उसको चीफ मिनिस्टर ने कहा तेज करें। तीसरा है हम ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें जो मेन आबादियों को बचाए। उस पे हमने नंदीपुर पे एक हमारी स्टडी होती है, 5 रिवर्स की स्टडी होने वाली है शहजाद साहब। अनफॉर्चुनेटली जो हम काम करते रहे हैं उसमें हम पार्ट को तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया को तो डील कर लेते थे, पर पूरी पिक्चर हमारे सामने नहीं थी कि अगर मैं रावी को पकड़ूं, लाहौर से पकड़ के एंड तक जाऊं तो क्या क्या मुझे एक्टिविटी चाहिए। तो वो हम मार्क करेंगे और जो मेन शहर है इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे कि अगले साल तक मैक्सिमम कवरेज कर सके। सही। एक तो आप कह रहे हैं कि जिसमें आपने एक नुकता ये बताया कि हमें स्ट्रक्चर्स अपने बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रक्चर्स जो रिवर बेड पे या रिवर्स के आसपास बने उनको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है, या फिर कम से कम हमने ये करना है कि मज़ीद तजावुज़ात ना हो वहाँ पर। कल आपने भी इस हवाले से कहा कि आइंदा दरियाओं के अंदर तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जो घर बने हुए उनको हटाएंगे। अताउल्लाह तारक साहब ने कहा कि तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। तो सबसे एक सवाल तो बड़ा अहम है जो कि आपकी हुकूमत से भी है, माजी की हुकूमत से भी है, जब ये तजावुज़ात हो रही थी कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि चले कच्चे के इलाके में लोग आते हैं, अपने घर बार बनाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे काश्तकारी कर रहे होते हैं, लेकिन जो रावी की मिसाल है या दीगर इलाकों में जब हाउसिंग सोसाइटीज़ पूरी पूरी बन जाती है तो सवाल ये उठता है कि इंतजामिया ने उसकी इजाज़त कैसे दी। और पूरी हाउसिंग सोसाइटीज़ जब अब बन गई हैं और हमें पता है कि वो दरिया के रास्ते में है, तो फिर उनका करेंगे क्या, उनको कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे हटाएंगे वहाँ से? रिवर प्लेन एक्ट है जिसमें 2 बातें लिखी गई हैं। एक तो ये उसमें रिवर के अंदर कोई अप्रूवल नहीं हो सकता, और दूसरा ये उसने कहा कि अगर किसी का डैमेज होगा तो उसको कंपनसेशन नहीं दे सकते। इन दोनों कामों पे मुकम्मल तौर पे अमल होगा। जो रिवर फ्लड के अंदर डैमेजेस हैं उसकी गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन नहीं देगी, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि एनक्रोचमेंट ऑपरेशन करें, जिस तरह हमने शहरों में किया है। कैपेसिटी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, नई फोर्स क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमने इंशाल्लाह इसको रिमूवल करना है। जो बहुत गरीब लोग हैं उनको कंपनसेशन के साथ रिमूव कर देंगे। जो सोसाइटीज का अप्रूवल है, रिवर बेड के अंदर सोसाइटी अप्रूव नहीं हो सकती, उसका एक लॉ है पंजाब का। तो आई डाउट कि कोई ऐसी सोसाइटी अप्रूव हुई हो जो रिवर बेड के अंदर। इस वक्त सोशल मीडिया तो भरा पड़ा हुआ है कि आपके जो वफाकी वजीर अलीम खान साहब, उनकी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल 400 मीटर के फासले पर है दरिया रिवर रावी से, और हमने देखा भी उसकी फुटेजेस के वहाँ पे कितना पानी आया है। तो क्या इसका अप्रूवल नहीं हुआ, और क्या ये दरिया के रास्ते में नहीं बनी? शहजाद साहब, ये ना स्पेसिफिक केस है, ये हम भी अभी देख रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। लेकिन रूडा का एक पूरा प्लान बना था जिसके अंदर पूरे लाहौर के अंदर एक वाटर का स्टोरेज की बात हो रही थी, एम्बैंकमेंट्स की बात हो रही थी। उसके अंदर जो जो आएंगे वो तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेंगे, जो उसके बाहर है उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, प्लस दे विल पे द चार्जेस। लेकिन अप्रूवल नहीं, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा अप्रूवल हो सकता हो जो रिवर बेड के अंदर है। एक तो जो रूडा के हवाले से कल मैं सुन रहा था, अज़मा बुखारी साहबा भी बात कर रही थी, माजी में इमरान खान भी बात कर चुके हैं। वहाँ तो एक ये सिलसिला है ना कि जो ज़रई ज़मीन थी उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, वहाँ पे ऑब्वियसली कमर्शियल एक्टिविटी होगी, उस पर बड़ी तनकीद की है लोगों ने कि आप ज़रई ज़मीन कम कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन की ज़मीन कम कर रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली ये सैलाब के असरात मज़ीद मैग्नीफाई हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। तो क्या वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या उस पर कोई तब्दीली लाएंगे? जहाँ साहब इस पर एक लगा शो करें। देखिए, जब आप कोई गवर्नमेंट पे डिसीजन ले लेती है और एक प्रोसेस इनिशिएट कर देती है, उसके स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, फिर उसमें रिकवरी वाली बात है, इसकी इम्प्रूवमेंट वाली बात है, उसमें मैक्सिमम आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं, उसका एडवांटेज देख सकते हैं कैसा कैसे हो सकता है, और मिनिमम जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट करने वाली बात है। अब कुछ लोग हैं जो जब अप्रूवल हुआ, जब ये इनिशिएट हुआ, उसमें बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर क्रिएट हो चुके हैं, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं, और स्टेट की स्पॉन्सरशिप में ये काम हुआ। फिर एक अलग शो कर लेंगे, लेकिन जो अभी वाला इशू है उस इशू में मेरा ये ख्याल है कि मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सपोर्ट करें,
हमें बड़ी रिक्वायरमेंट है इस टाइम पब्लिक सपोर्ट की। जो जो आप अपना शेयर डाल सकते हैं वो डालें। स्टेट मशीनरी दिन रात काम कर रही है, 2-2 घंटे लोग सो रहे हैं। आज हमने 80 ऑफिसर्स फ्रॉम सेक्रेटरीट भेजे हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं, क्योंकि लोग 3 दिन रात सही काम कर सर रहे हैं। साहब, इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि जो रिवर बेड पे अगर किसी ने कुछ तजावुजात की हुई थी, मकानात बनाए थे, उनको कॉम्पनसेट नहीं करेंगे। अब जो सोसाइटीज़ की हम बात कर रहे हैं उसको ख़त्म करना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे लोगों ने तो ये देखते हुए कि यार एलडी ने अप्रूव कर दिया, बाकी इदारों ने अप्रूव कर दिया, हमने वहाँ घर ले लिया, उनके घर अगर ज़ेर आब आ गए अब, तो आप कह रहे हैं कि उनको कॉम्पनसेशन का हक नहीं मिलेगा। साहब कोई बहुत छोटा सा पार्ट होगा अगर कहीं है, मतलब अगर आपके 3 दरिया इस टाइम चल रहे हैं ना, तो कोई बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको बिला वजह चला भी जा रहा है, एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है। आई डोंट नो किस हद तक वो फैक्ट्स हैं, हम तो इधर बिजी हैं, लेकिन कोई ज्यादा ये बड़ा इशू नहीं है पूरे पंजाब में। आप 3 दरिया हैं जिसके अंदर ये कोई ऐसा हमें चैलेंज आए कि कोई ऐसी सोसाइटियां बनी हो जिनको रिमूव करना हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फैसला दरिया के रास्ते में, जो ओरिजिनल दरिया का रास्ता है, उसके बीच में कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसी तजावुजात नहीं है जिसको हटाने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर है तो हटाएंगे, मतलब ये बड़ा क्लियर फैसला आज चीफ मिनिस्टर ने कर दिया है। उसने कहा कि इसके बाद जैसे ही खत्म होता है आप ऑपरेशन शुरू करें, जो भी बीच में आता है रिवर बेड है उसको खाली करें। ठीक है, तो ये फैसला आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने कर लिया और ये हटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जायद अख्तर जमान साहब मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे कि सैलाब से इस वक्त तक क्या तबाही है, क्या सूरत हाल है और क्या रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स है और आइंदा प्रिवेंशन के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेंगे इस इशू पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, उनसे हमने बात की इस वक्त सैलाब की तबाही कितनी ज़्यादा है, रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन असल सवाल ये है कि जब सैलाब आए तो उसकी तबाही जो होती है, उससे जो होने वाली तबाही है, उसको महदूद कैसे किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ तजावीज़ भी दे रहे हैं। इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे और उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह साहब, माहिर हैं आबी वसाइल के, और इसके अलावा नसीर मेमन साहब मौजूद हैं, आप भी माहिर हैं आबी वसाइल के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहर साहब, आपसे पिछले हफ्ते ही गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा और बात कर रहे थे कराची में जो सूरत हाल डेवलप हुई। अब अनफॉर्चुनेटली जो बड़ा सैलाब है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहा है और तीनों दरिया पे हम देख रहे हैं कि ऊंचे लेवल का सैलाब है। अब उससे तबाही तो हो रही है और रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम भी हो रहा है। सवाल असल में ये है कि ये कुदरती आफत तो है, लेकिन क्या इससे जो होने वाले नुकसानात हैं उनको हम महदूद कर सकते हैं? कि जो तबाही इस वक्त देखी जा रही है उसमें हमारा कितना कसूर है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो दो बातें मैं कल से सुन रहा हूँ। एक तो ये कि जो तजावुजात हैं, चाहे वो रिवर बैंक्स पे हों, आसपास के इलाकों में हो, उनको आइंदा इजाज़त नहीं होगी तामीर करने की, और जो तामीरात हो गई हैं उनको ख़त्म करेंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि हम डैम्स बनाएं ताकि एक तो फ्लड जो आ रहा है उससे भी हम बच सकें और दूसरा पानी को स्टोर कर सके ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके। आपको लगता है ये दो तजावीज़ अगर इन पर अमल कर लिया गया तो क्या मसला हमारे लिए उतना गंभीर नहीं रहेगा, या और भी कोई तजवीज़ है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, ये बिल्कुल आपने सही तौर पे जो है वो इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। देखिए, ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। गैर मामूली क्यों है? क्योंकि आम तौर पे दरियाओं के अंदर जो पानी का मैग्नीट्यूड है वो इससे कहीं कम होता है जिस तरह से इस वक्त हम फ्लड सीज़न में देख रहे हैं। नेचुरली ये मानसून के फ्लड्स हैं। मानसून के फ्लड्स का क्या मतलब है कि वो सैलाब जो कि मानसून की रेनफॉल या बारिश की वजह से पैदा होते हैं वो मानसून फ्लड्स होते हैं। मानसून के फ्लड्स जो मानसून की जो रेन्स हैं तो वो उनका एक फीचर है कि ये हाई इंटेंसिटी रेनफॉल्स होती हैं, यानी ये कम वक्फे के अंदर बहुत तेज़ी से बारिश होती है और ये वाटर शेड्स में जब होती है तो वहाँ से ये सैलाब बनता है और वो सैलाब बन के आपके जो है वो रिवर्स में आता है। अब फ्लडिंग जिस वक्त होगी तो नेचुरली जितना भी इलाका ज़ेर आब आएगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। अगर कोई वहाँ पे रिहाइश पजीर है तो वो जो है वो तकलीफ़ का सामना करेगा। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी या उसकी कोई मवेशी हैं तो वो भी इसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो लिहाजा उसको कम करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है, जैसे मैंने पहले भी आपने एक 2 आवर्स की इसके ऊपर एक की थी सेशन किया था आपने, तो वो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको फ्लड्स को वाटर शेड से मैनेज करना होता है। वाटर शेड के अंदर आपने दरख्तों को काटने से भी रोकना है और नए दरख्तों को भी लगाना है, फॉलोड बाय आपके पास
दरियाई इलाके में ये पहाड़ी इलाके में माउंटेनस एरियाज के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप डैम्स बना के पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो आपके पास छोटे दरमियाने दर्जे के और बड़े साइज़ के जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो आपको डैम्स उसकी तामीर करनी है, और वो आपको एक डायरेक्ट रिलीफ देते हैं। वाटर शेड्स का रिलीफ भी आपको मिलता है, फिर उसके बाद डैम्स की वजह से आपको डायरेक्ट रिलीफ मिलता है, फॉलोड बाय जो आपका गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है कि जब पानी आपका पहाड़ी इलाके से मैदान में उतर आता है तो उसके बाद वो आपके ये रिवर के फ्लड प्लेन्स के अंदर स्प्रेड करता है। अब आपने फ्लड प्लेन्स के अंदर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ड्यूली एनफोर्स करना है ताकि वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर लोगों की रिहाइश ना हो, और अगर वो काश्तकारी करना चाहते हैं, जो कि ज़ाहिर है फ्लड प्लेन का रकबा बेसिकली प्राइवेट ज़मीन ही होती है, लोगों की वो मिल्कियती ज़मीन होती है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि वो जो है वहाँ से बेदखल हो जाएं। लेकिन आप वहाँ पे कानून की अमलदारी करवाते हुए इस चीज़ को इंश्योर करवाना होता है कि आप वहाँ पे लोग परमानेंट इनहेबिटेशंस ना करें, वहाँ पे फार्म टू मार्केट रोड्स के नाम पे पक्की सड़कें ज़्यादा उनका जाल ना बिछ जाए, और वहाँ पे इस किस्म की फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड कर दी जाएं जिसकी वजह से लोग वहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लें। और फिर जिस वक्त फ्लड्स, ख़ास तौर पे बड़े फ्लड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि जो ज़्यादा तेज़ी से नहीं आते, यानी अगर 25 साल में एक दफ़ा आया है, अब जैसे अगर हम रावी और सतलुज की बात करें तो यहाँ पे 1988 के अंदर बड़ा फ्लड आया था। अब 1988 के लेके आज तक बीच में जितने फ्लड्स आए हैं वो इतने बड़े नहीं थे, 95 में भी आया फ्लड, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे। तो अब हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोगों की मेमोरी में 1988 का फ्लड जो है वो बिल्कुल उसी तरह से ताज़ा होगा और वो इज्तनाब करेंगे दरिया के अंदर के अंदर जो है वो आने से। तो लोग आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। देयरफॉर आपने बेसिकली उनको गवर्न करना होता है कि ये कानून के तहत आप इस जगह के ऊपर मुस्तकिल रिहाइश नहीं रख सकते। जी ठीक है, ठीक है। नसीर साहब, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक नेचुरल डिजास्टर तो है, लेकिन क्या एक मैन मेड डिजास्टर भी है? और क्या इससे, इस फ्लड से नुकसानात कम हो उसके लिए कुछ इकदाम लिए जा सकते हैं? और क्या डैम्स बनाना आपके ख्याल में एक वायबल सोल्यूशन है? शहजाद साहब, एक तो नेचुरल हैजर्ड है, डिजास्टर हम उसे बनाते हैं। मैं बिल्कुल इसको नेचुरल डिजास्टर का टर्म मोहतात होकर इस्तेमाल करता हूँ। इंसानी अवामिल है जिन्होंने इसको तबाही में बदल दिया। अगर आप ईस्टर्न रिवर्स, जहाँ इस वक्त सैलाब चल रहा है, रावी का, सतलुज का और चनाब का, तो वहाँ पे कोई डैम साइट नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कालाबाग डैम होता तो ये मुसीबत टल जाती। वो ये रूट शायद इल्म नहीं है कि मामाली वहाँ से बहुत दूर है जी। तो इस प्लेन्स के अंदर तो डैम साइट्स नहीं है। चिन्योट के करीब एक डैम साइट प्रोपोज्ड है 1 मिलियन एकड़ फीट की, वो चोलिस्तान स्कीम के लिए बनाई गई थी। शाहजीवड़ा के लिए एक प्रोपोज्ड है। जहन में रखिएगा कि ये ग्लेशियल मेल्ट का फ्लो नहीं था जो बतदरीज ऊपर आता है। डैम की रेगुलेशन बड़ी सेंसिटिव है। तरबेला एक सर्टेन लेवल के बाद दिन में 1 फुट से ऊपर नहीं भरा जाता। ये रिस्की हो जाता है डैम सेफ्टी के लिए। अगर आज इस वक्त वहां पे चिन्योट और शाहजीवड़ा डैम होते तो मुझे नहीं पता कि उस 1 मिलियन एकड़ फुट के इस डैम का हशर क्या हो रहा होता, जहां एब्रप्टली 1 मिलियन क्यूसेक का फ्लो आ रहा हो। हमने कादराबाद बैराज बचाने के लिए हमें ब्लास्ट करना पड़ गया। तो ये जरा जहन में रखिएगा। बहुत सारे लोग डैम को बड़ा कैजुअली हर मर्ज की दवा समझ रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता। आ जाइए दूसरी तरफ डैम्स की साइड में सिंपल सवाल है, बादशाह 25 साल से बन रहा है, वही नहीं हमसे पूरा होता। तो हमें ख्वाहिश तो बड़ी है कि बड़े बड़े डैम बनाए, लेकिन डैम की कैपेसिटी भी हो, डैम के इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, हम फेडरेशन है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसका खैर अलग डिबेट है। मैं इस बात पे वापस आता हूँ। आपने बचाव की बात कही थी, मैं क्विकली 4-5 चीजें तजवीज करता हूँ। उसमें से शाह साहब ने भी कुछ बातें कर दी। क्लियर बात है, पानी के रास्ते खाली करें। ये रास्ते पानी के हैं। आप मोटरवे के बीच में कुर्सी रख के बैठ के प्रोग्राम करेंगे तो फिर गाड़ी को आप इल्जाम न दीजिएगा कि वो हिट कर गई। जितने ये पिछले 30-40 साल से हमारे कुदरती नाले, दरिया हैं, इनके अंदर आप सैटेलाइट इमेजरीज का जमाना है, निकलवा लें डेटा। आप देखिए हमने क्या किया है अशर उनके साथ। जनाब 10-11 लाख क्यूसेक का फ्लो मैनेज कर सकता है मराला पे, अभी भी उसकी लिमिट में, थोड़ा सा कादराबाद पे एक्सीड कर गया। रावी अभी भी लिमिट में है, जो डिजाइन डिस्चार्जेस हैं उसके। सतलुज भी ऐसे है। तो ये क्यों लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं, घर क्यों डूब रहे हैं, मवेशी क्यों डूब रहे हैं, खेत क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि ये गलत जगह पे बनाए गए, रेगुलेशन नहीं है, लैंड यूज प्लानिंग नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ ऐलानात करती रहेगी? कवानीन में आपको रिवर बेड इंक्रोचमेंट पे चारों सूबों के पास कवानीन है, किसके पास नहीं है? केपी का बना हुआ है, सिंध का बना हुआ है, तजावजात का हर सूबे में कानून मौजूद है। कानून की कमी नहीं है, कानून नाफिज कौन करेगा? हर साल हम 2 महीने सैलाब आता है और हम माथा पीटते हैं, ऐलानात करते हैं। ये आप देखिएगा सितंबर के बाद इंशाल्लाह किसी को याद भी नहीं रहेगा। फिर अगले अगस्त में हम यही रोना रो रहे होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट साल के 12 महीने का काम है, 365 दिनों का काम है। हम उसको सीजनल इशू बना के बैठ जाते हैं।
तो सर लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। एक दो क्विकली और चीजें सजेस्ट करूं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनता है ना दरिया के बीच में, पुलें पुश्ते वगैरह, ये कितने कंप्लायंट है? 13-14 किलोमीटर के चौड़े पार्ट के दरिया के अंदर हम 2.5 किलोमीटर का पुल बनाते हैं, उसके भी पिलर्स होते हैं, बीच में सड़क ले आते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? पानी बैक फ्लो करेगा या पुल को उड़ा के ले जाएगा। तीसरा सोल्यूशन जिसको हम अब डिबेट में आ गया है, शुक्र है लोग बात करें, डिफॉरेस्टेशन ने हमें बहुत डैमेज किया है। ये पूरे फ्लड प्लेन्स ऊपर से वाटर शेड की बात बिल्कुल उन्होंने बजा की शाह साहब ने जी। फ्लड को ऊपर से मैनेज करना होता है, नीचे नहीं मैनेज होता। जड़ से पकड़े, कंधे से उसको अपने गर्दन से पकड़े। वहां के हमने गिलगित से लेके चित्राल और सवात के बीच में फॉरेस्ट का क्या असर क्या है? ढका छुपा नहीं है। कश्मीर में क्या असर क्या है? नसीब जरा बताइएगा, वाटर शेड्स आप कह रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे फ्लड को मैनेज करना होता है, इससे क्या करें? मतलब डाइवर्ट कर दें पानी दूसरी तरफ? ऊपर सबसे पहले तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कराएंगे। पूरे घने फॉरेस्ट थे जो पानी की स्पीड को रोकते थे। ये पहाड़ों के पहाड़ जो नीचे आ रहे हैं, वहां पे दरख्त थे तो ये उनकी जड़ें उनको पकड़ के बैठी थी। जगह नेचर के इकोसिस्टम को आर्टिफिशियली रिप्लेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले तो वहां पे जितने कुदरती जो हमारे फॉरेस्ट थे उनकी रेस्टोरेशन चाहिए, और ये मामूली काम नहीं है। चले आज से नई डिफॉरेस्टेशन ही रोक दें, इतना कर दें कि आज के बाद आप कहें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं होगा, हम ऐलानात करेंगे। ऊपर से वाटरशेड मैनेजमेंट का एक मकसद ये है। दूसरा ये कि वहाँ कुदरती नदी नालों के ऊपर बहुत इंसानी आबादी हो गई। गिलगित की आबादी 1998 के बाद आज तक 2023 में दुगनी हो चुकी। ये सारे लोग जाके वहां बैठ जाते हैं नदी नालों में, क्योंकि आबादी बढ़ जाती है, जमीन वहां है नहीं। रेगुलेशन चाहिए, लैंड यूज प्लानिंग चाहिए। एक सवाल है, फिर मैं मोहम्मद मेहर साहब से भी इस पे सवाल करूंगा। नसीर साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जो कि दरिया के किनारे पे बने हुए हैं, और वहाँ पे सिर्फ मामला ये है कि जो उसको दरिया अगर कोई फ्लड लाइक सिचुएशन हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए स्ट्रक्चर्स वगैरह बड़े अच्छे बनाते हैं। वरना जैसे लाहौर शहर है तो दरिया तो बह रहा है, तो उसी के इर्द गिर्द ही शहर बनेगा। तो ये मसला होना नहीं चाहिए अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। सर बात यह है कि कतरीना आया था न्यू ऑरलिंस में, अमेरिका के शहर थे, क्या असर हो गया उनका। अब अगर आप टेम्स नदी का बहाव उठाएंगे तो आपके कैनाल के बराबर भी नहीं है। उनके नदी और हमारे नदियों में जमीन आसमान का फर्क है। ये 10-10 लाख क्यूसेक की नदी मजाक नहीं है। 25-30 साल से अगर रावी में पानी नहीं आया तो हमने तस्वुर कर लिया कि नावी गंदा नाला ही रहेगा, वो ऐसे ही सूखा रहेगा। यही हमने चनाब और सतलुज के लिए अज्यूम कर दिया। हमने पानी के रास्तों पे बैठ के उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है ना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना ले, सब आखिरी बात 10 लाख क्यूसेक को ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा बना ले, नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। आपको ये नदी नालों के रास्ते खाली करने पड़े। सही है। अच्छा मेहर साहब, आप मुझे बताइएगा, एक तो जैसे ये ईस्टर्न रिवर्स पे नसीर साहब ने कहा कि वहाँ पे तो आप अगर डैम बना लेते, या तो एक तो कह रहे हैं पहले तो कोई बनता ही नहीं, वहाँ पे बना भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दूसरा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि गैर कानूनी तजावुज़ात तामीरात नहीं होंगी, ख़त्म करेंगे, तो उसका क्या मतलब है कि तमाम सोसाइटीज़ वगैरह जो बन चुकी हैं, एक तो हम बात करें ना कि रिवर बैंक के आसपास या कच्चे के इलाके में लोग मकान बना लेते हैं, आपने भी कहा कि परमानेंट वहाँ पर रेजिडेंसी उनकी नहीं होनी चाहिए, वो तो हम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ये सोसाइटीज़ वगैरह ये सब ख़त्म करना पड़ेंगी क्या हमें? देखिए, मैं ने फिर वो वंस अगेन लास्ट वीक आपके साथ तो जब हमारी नशिस्त हुई थी, उसमें हमें ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कोई इसके ऊपर गेस वर्क की बेस पे काम करना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। आपके पास ये रिवर्स की जो है वो मॉर्फोलॉजी या उनकी ज्योमेट्री नोन है, फ्लड्स के मैग्नीट्यूड्स नोन है। उसके बाद इसकी एक जो है वो स्टैंडर्ड तरीका होता है, इसकी जोनिंग की जाती है। यानी उसमें 3 कैटेगरीज के जोन्स बनाए जाते हैं। रिवर्स और उसके फ्लड प्लेन्स को कैटेगराइज किया जाता है हाई रिस्क जोन में, मीडियम में, और इसके अलावा लो रिस्क जोन में। हाई रिस्क जोन में वो एरियाज आते हैं जो कि आपके हर 5 से 10 साल के फ्लड के अंदर जो है वो ज़ेर आब आते हैं, और इसी तरह से 25 to 50 ईयर्स के जो आपके जोन्स हैं वो आपके मीडियम रिस्क हैं, और वो एरियाज़ जो आपके ज़ेर आब आते हैं 100 साल में एक दफ़ा कोई अगर फ्लड आता है तो वो आपके लो रिस्क जोन्स हैं। तो आप ये जोनिंग करने के बाद इस चीज़ का तयन करते हैं कि यहाँ पे किस नौयत की रिहाइश या कारोबार या कोई जो है वो मामूलात ज़िंदगी यहाँ पे रखे जा मैं चाहूँगा थोड़ा सा, मैं बस वक्त कम रह गया, अगर आप डैम्स के हवाले से बताएं, जो ईस्टर्न रिवर फ्लड्स है, क्या डैम्स बनाना उसके लिए हल है? देखें, मैं ये बात तो इसके अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल डिबेट वाली बात नहीं है। मैंने जैसे अपनी बात में कहा कि डैम्स आपके ऑफ कोर्स माउंटेनस एरियाज़ के अंदर बनते हैं, लेकिन अगर आपको चैलेंज इस लेवल का आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक जो है वो एग्जांपल दूंगा। चोटियारी एक रिजर्वायर है सिंध में, थर में,
वो बेसिकली वहाँ पे आपको कोई ऐसा बड़ा पहाड़ी सिलसिला तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे टेरेन आपकी ऐसी अनड्यूलेटिंग है कि आप एक अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए उस एरिया को कनेक्ट कर दिया है नारा के साथ कि जब हमारे पास सरप्लस वाटर आएगा तो वहाँ पे हमने वो प्रोटेक्शन डाइक्स बना के हाई ग्राउंड्स को एक रेजरवायर की शक्ल दे दी है ताकि वहाँ पे पानी इकट्ठा हो सके। इसी तरह हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स में अगर सतलुज की बात करते हैं तो सतलुज के साथ चोलिस्तान का इलाका है, वहाँ पे भी अंडुलेटिंग टेरेन्स हैं। अगर फ्लड्स आ जाएं, हम विदाउट गोइंग इनटू एनी पॉलिटिक्स, इसको आप जो है वो टेरेन की ज्योमेट्री को देखते हुए क्वेश्चन एक ही है कि क्या हमने फ्लड वाटर, अब देखें अगर हम वाटर शेड की मैनेजमेंट की बात करते हैं, ईस्टर्न रिवर्स के वाटर शेड तो पाकिस्तान के कंट्रोल में ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम एक तो प्रिवेंटिव मेजर है कि हम अपने फ्लड प्लेन्स के अंदर लोगों को रोकें, दूसरा ये है कि उसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल मेजर्स भी हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फलान जगह पे चले जाएं और कल से डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, लेकिन एक्सप्लोर करें। जैसे चुटियाल के अंदर हमने थर के अंदर एक स्टोरेज बनाई है, उसमें पानी को स्टोर करते हैं। इसी तरह की अगर आज कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो जिससे हम चोलिस्तान के अंदर या कहीं पे फ्लड वाटर्स को ले जाके स्टोर करके पॉन्डिंग कर लें, तो नेचुरली हमारे फ्लड प्लेन्स के अंदर ये इतनी बड़ी तबाही नहीं होगी। जहाँ तक बात है रावी की, तो रावी के अपने रिवर बेड के अंदर ही कहीं ऑफ चैनल स्टोरेजेस को एक्सप्लोर किया जा सकता है, या अलोंग द रिवर आप फ्लड प्लेन में भी देख सकते हैं कि किस हद तक हम इन वाटर्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर उसका जवाब जो है वो नहीं में निकलता या कोई इतना सिग्निफिकेंट स्टोरेज नहीं मिलता तो वो ऑफ कोर्स नहीं बनाया जाएगा। लेकिन बात ये हो रही है कि जिस हद तक डैम्स इस पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, वो ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अब हमारी आबादी बढ़ गई है, हम ये वाले नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहब आपका भी, नसीर मेमन साहब आपका भी। के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।